हरिपुर गांव की पुष्पा होली वाले दिन जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तुझे अगर जान लेनी ही थी तो मेरी जान ले लेता, लेकिन मेरी फूल सी बच्चियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपने बच्चों के बिना जिंदा कैसे रह पाऊंगी? पुष्पा को देख आस पड़ोस के लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन पुष्पा के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। उसकी दोनों बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। ना जाने उसकी दोनों बच्चियां जिंदा भी हैं या मर गई। होली वाले दिन ये कैसा अपशगुन हो गया। तभी वहाँ पर गांव की एक पागल औरत गुंजा आ जाती है और कहती है, अरे मैं तो कब से कह रही हूँ इस गांव पर किसी चुड़ैल का साया है, लेकिन तुम सब तो मेरी सुनते ही नहीं हो। मानो या ना मानो, इन सब के पीछे चुड़ैल का हाथ है। गांव में पुष्पा के घर में मातम छाया हुआ था, क्योंकि पुष्पा की दोनों बच्चियां चिंकी और पिंकी गायब हो चुकी थीं। पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल था और ये सब होली के दिन हुआ था, जब गांव के लोग खुशी से होली खेल रहे थे। उसी वक्त चिंकी और पिंकी अचानक कहीं गायब हो गईं। उन्हें हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सभी लोग बहुत हैरान थे। तभी वहाँ पर गांव की एक और महिला रोती बिलखती हुई आई। हाय बहन जी, किसी ने मेरी बच्ची को देखा है क्या? इसका मतलब तुम्हारी बच्ची भी? मेरी बच्ची आंगन में खेल रही थी, फिर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। पता नहीं कौन ले गया उसे। देखा, मैं सच कह रही हूँ, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। तुम सब मेरी बात मानो और किसी तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को मार डालो। मान जाओ मेरी बात, वरना इस गांव का एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है गुंजा ठीक कह रही है। चलो सब लोग सरपंच जी के पास चलते हैं। अब गांव की 2 नहीं बल्कि 3 बच्चियां गायब हो चुकी थीं। सभी लोग परेशान होकर गांव के सरपंच के पास पहुंचे। हरिपुर गांव का सरपंच पंकज एक पढ़ा लिखा जवान युवक था। गांव के लोगों की सेवा करने के लिए उसने राजनीति को चुना था। थोड़ी देर में सारे गांव वाले पंकज के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, जरा बाहर आइए, देखिए गांव में क्या अनर्थ हो रहा है। गांव के आदमी ने एक ही सांस में पंकज को सब कुछ कह सुनाया। पंकज भी ये सब जानकर हैरान रह गया। उसने रोती बिलखती पुष्पा और शांति से कहा, देखिए ये तो तय है कि तीनों बच्चे गायब हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हुई होगी ये बात तय नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारा गांव घने जंगल के पास है। हो सकता है बच्चे कहीं जंगल की तरफ चले गए हों और भटक गए हों। सरपंच जी, हमें हमारी बच्चियों से मिलवा दीजिए। आपको भगवान का वास्ता है सरपंच जी। सरपंच जी, कहीं किसी जंगली जानवर ने बच्चों के साथ तो कुछ नहीं कर दिया होगा? नहीं, अगर जानवरों ने बच्चों के साथ कुछ किया होता तो हमें कुछ तो सुराग मिलता। आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ का डीएसपी मेरा दोस्त है, मैं उसको बुला लेता हूँ। हम लोग पूरा जंगल छान मारेंगे। ये काम जानवरों का नहीं है, ये काम उस चुड़ैल का है। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, देखना बहुत पछताओगे। हाँ गुंजा, तो फिक्र मत कर, आप सब यहाँ से जाइए, मैं डीएसपी साहब को बुलाता हूँ। पूरी घटना के बीच एक गुंजा ही थी जो इस घटना के पीछे चुड़ैल का नाम बता रही थी, लेकिन पंकज चुड़ैल और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने डीएसपी दोस्त को फोन करके गांव में बुला लिया और उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर डीएसपी ने कहा, डोंट वरी पंकज, हम बच्चियों को ढूंढ निकालेंगे। आई एम रियली सॉरी यार, होली वाले दिन तुझे मैंने परेशान किया, लेकिन उन तीनों बच्चियों के माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सरपंच और डीएसपी के टीम ने पूरा जंगल छान मारा। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार सब लोग मान गए कि बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी तरह कुछ दिन और फिर 1 साल बीत गया और एक बार फिर से होली का त्योहार आ गया, लेकिन इस बार होली पर कोई खुश नहीं था। पिछले साल जो हुआ था उस घटना को कोई भुला नहीं पा रहा था। सभी लोग पुष्पा के घर उसकी बच्चियों की बरसी पर उदास होकर बैठे थे। तभी पागल गुंजा भागी भागी वहाँ पहुँचती है। मैं ना कहती थी, होली पर चुड़ैल बच्चों को उठा कर ले जाती है। पीपल के पेड़ के पास रहने वाली सरिता की बच्ची भी गायब हो गई है। गुंजा की बात सुनकर सब सुन रह जाते हैं। सबका शरीर थर थर कांपने लगता है। सरपंच पंकज के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। सभी सरिता के घर की तरफ दौड़े। सरिता जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसकी बेटी पूजा गायब हो गई थी। इस बार तो हद हो गई थी।
सरपंच ने एक बार फिर अपने डीएसपी दोस्त को फोन लगाया। फिर थोड़ी देर के बाद डीएसपी पंकज के घर आ गया। पंकज, तेरे गांव में हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता यार, सब लोग को मुझसे बहुत उम्मीद है और एक मैं हूँ जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हंसती हुई गुंजा वहाँ से गुजरते हुए कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन गांव के सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। अभी भी समय है, तांत्रिक बुलाकर चुड़ैल को मार डालो। इस बार गुंजा की बात सुन गांव वाले उस पर यकीन करने लगते हैं। एक औरत कहती है, सरपंच जी, मुझे लगता है गुंजा सही कह रही है। हमें एक बार तांत्रिक बुलाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है। ठीक है, फिर आप लोग ही बताइए आगे क्या करना है। क्या कोई किसी तांत्रिक को जानता है? मैं जानती हूँ, बगल वाले गांव में एक तांत्रिक रहता है, बहुत नाम है उसका। उसने बहुत सारे भूत प्रेत और चुड़ैलों को पकड़ा है। पढ़े लिखे पंकज और डीएसपी ना चाहते हुए भी गुंजा की बात मानने को तैयार थे, क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा भी नहीं था। सभी लोग बगल वाले गांव के तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें विस्तार से बता दी। सबकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा हरिपुर गांव में आ गए और उन्होंने मंत्र पढ़कर ढेर सारे नारियल सरपंच के हाथ में रख दिए। सरपंच जी, ये नारियल गांव के अलग अलग दिशा में रख दीजिए। अगर इस गांव में चुड़ैल या भूत प्रेत का साया होगा तो मुझे कल पता चल जाएगा। सरपंच ने गांव की हर दिशा में नारियल को रख दिया और अगली सुबह सारे नारियल लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा। गांव के लोग भी पीछे पीछे गए। तांत्रिक ने एक एक कर नारियल को तोड़ना शुरू किया तो उसमें से लाल रंग का खून निकलने लगा। आपके गांव की ये पागल औरत बिल्कुल सही कह रही थी। आपके गांव में चुड़ैल है, ये बात सच है। तांत्रिक की बात सुनकर हर कोई डर के मारे कांपने लगा। नारियल से निकल रहे खून को देखकर डीएसपी और पंकज भी हैरान थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी गुंजा कहती है मैंने कहा था ना मैं सबसे कह रही थी, इस गांव में चुड़ैल है। मैं पागल नहीं हूँ। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें बताइए बाबा, वरना हर साल होली में वो हमारे गांव के बच्चों को उठा कर ले जाएगी। जाल बिछाना होगा, चुड़ैल को लालच देना होगा और ये सब आज ही करना होगा। आज होली नहीं है, लेकिन फिर भी उस चुड़ैल को गुमराह करने के लिए गांव वालों को नकली होली खेलनी होगी। मैंने उस चुड़ैल के लिए ये मंत्र वाला पानी तैयार किया है। जब सारे लोग होली खेल रहे होंगे तब चुड़ैल वहाँ जरूर आएगी और फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। सबने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक बाबा ने कहा था। सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर नकली होली खेलने लगे। तांत्रिक अपनी शक्तियों से गांव के हर एक इंसान को देख रहा था। तभी उसे वहाँ पर लाल साड़ी में घूंघट की हुई औरत दिखाई देती है। सरपंच जी, ये लाल साड़ी वाली औरत हमारे गांव की है? नहीं बाबा, लेकिन हो सकता है ये साथ वाले गांव की हो या किसी की रिश्तेदार हो। मेहमान नहीं, चुड़ैल है ये। इतना सुनते ही गुंजा ने उस औरत को जोर से पकड़ लिया। ना जाने गुंजा में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो औरत हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया बाबा, मैंने इसे पकड़ लिया। भस्म कर दो बाबा इसे। तांत्रिक बाबा ने तुरंत अपनी शक्तियों से मंत्र वाला तैयार किया हुआ पानी उस औरत की तरफ फेंक दिया, लेकिन अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो गई और वो पानी गुंजा के ऊपर जा गिरा। गुंजा के शरीर से तेज धुआं निकलने लगा और वो फौरन जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते गुंजा एक विशाल चुड़ैल में बदल गई। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर लाल साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट होती है और हवा में उड़ने लगती है। हवा से उसका घूंघट हट जाता है। उसे देखकर गांव का एक आदमी कहता है, ये तो रजनी है जो कई साल पहले कहीं गायब हो गई थी। हाँ भैया, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों की दोषी नहीं हूँ। दोषी तो ये है जो इतने सालों से गांव वालों को पागल बना रही है। गुंजा असल में पागल नहीं थी, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल थी। इसी ने गांव के बच्चों को कैद कर रखा है। ये एक साथ 100 बच्चियों को मारकर सुंदरता पाना चाहती है। कोई इस पर शक ना करे, इसलिए इसने आप सभी को गुमराह किया। बहुत साल पहले इसने मेरी बच्ची को इसी तरह अगवा कर लिया था। मुझे लगा मेरी बच्ची मर चुकी है, जिस कारण मैंने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मेरा कंकाल आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है।
लेकिन मेरी बच्ची मरी नहीं है, इसके कैद में है। इसने गांव वालों को तांत्रिक बुलाने का आइडिया इसलिए दिया ताकि तांत्रिक द्वारा मेरा पता चल जाए और बच्चा चोरी का दोष मेरी आत्मा बन जाए। सारे बच्चे जिंदा हैं और वो जंगल की एक गुफा में हैं। सबको बचा लीजिए भैया। फिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैं गुंजा के सिवा किसी को दिखाई नहीं देती थी। तांत्रिक द्वारा ये मुझे इस गांव से हटाना चाहती थी। अगर आज तांत्रिक का मंत्र वाला पानी मुझ पर पड़ गया होता तो मेरी आत्मा भस्म हो जाती। उसके बाद ये पापी चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचा देती। सिर्फ होली वाले दिन मेरी शक्तियां काम नहीं करती थी, इसलिए इसने वही दिन चुना बच्चों को चोरी करने का। बोल चुड़ैल, मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? ये सच है। मेरी तंत्र क्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती, लेकिन इस आत्मा ने मेरे कार्य में बहुत बाधा डाली है। मैं इसलिए इसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन तूने मेरी असलियत सामने लाकर सब बर्बाद कर दिया है। अब इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर वो दुष्ट चुड़ैल गांव के लोगों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी वो तांत्रिक बाबा आगे बढ़ा और उसने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद रजनी की मदद से सभी लोग उस गुफा तक पहुँचे जहाँ उसने बच्चों को कैद कर रखा था। बच्चे मिलने से सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बाद सब लोग मिलकर रजनी के कंकाल का दाह संस्कार करते हैं, जिसके कारण रजनी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वो पूरा गांव हर साल खुशी खुशी होली का त्योहार मनाता है। अब उनकी होली खराब करने वाली कोई चुड़ैल उस गांव में नहीं थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है घमंडी लिपस्टिक के जादुई पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले काशीपुर गांव में हिना नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। हिना के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि काले रंग की वजह से कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसी गाँव के पास एक जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ कटीली दीवार थी। उस पेड़ पर लगने वाली लिपस्टिक जो भी लड़की अपने होठों पर लगाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो पेड़ सिर्फ अपनी लिपस्टिक अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की लिपस्टिक लेने उस पेड़ के पास आती तो वो पेड़ उन्हें वहाँ से डांटकर भगा देता था। जब ये बात हिना को पता चली तो वो जादुई पेड़ से मदद मांगने उस जंगल में जा पहुँची और जादुई पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपा करके मुझे एक लिपस्टिक दे दो। हिना को देखते ही जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल भाग यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, तो मुझे प्लीज अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे दो जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं, ताकि मेरी शादी हो सके। नहीं, मैं तुम्हें अपनी लिपस्टिक नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अमीर और सुंदर लड़की को ही अपनी जादुई लिपस्टिक देता हूँ, समझी? तो जैसी गरीब लड़की को नहीं। हिना जादुई लिपस्टिक के सामने बहुत विनती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई लिपस्टिक के पेड़ को उस पर जरा भी दया नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आई और बोली, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे लिपस्टिक लेने आई हूँ ताकि मैं और भी सुंदर दिख सकूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे लिपस्टिक यहाँ से ले जा सकती हो। इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक पेड़ के चारों ओर की दीवार गायब हो गई और वो लड़की ढेर सारी लिपस्टिक लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देख हिना मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, उनका तो एक बेटा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। इतना सोचकर हिना उस लड़की का पीछा करने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल में बनी एक काली गुफा के अंदर चली गई। ये देख हिना सोच में पड़ गई।
ये लड़की इस गुफा में क्या करने जा रही है? आखिर माजरा क्या है? चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए हिना दबे पांव गुफा के अंदर गई। तभी वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी जादूगरनी में बदल गई। फिर वो जादूगरनी उन लाए हुए लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है। जैसे ही उसने लिपस्टिक होठों पर लगाई, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। ये जादुई पेड़ तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख हर रोज पानी में डालकर पिया करूंगी तो मैं बहुत जल्द इस दुनिया की सबसे सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर हिना सन्न रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई दुष्ट जादूगरनी है। मुझे किसी तरह जादुई पेड़ को बचाना होगा। मैं अभी जाकर जादुई पेड़ को सावधान करती हूँ। उसके बाद तुरंत ही हिना जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मुझे तेरी कोई भी बात पर विश्वास नहीं है, तो चली जा यहाँ से। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ। भाग यहाँ से। हिना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जादूगरनी उस पेड़ को काटने कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गई। जादूगरनी को देख जादुई पेड़ घबरा गया। अरे नहीं, उस लड़की ने मुझसे सच कहा था। ये दुष्ट जादूगरनी मुझे काट कर मुझे मार डालेगी। मुझे इससे बचना होगा। मैं जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लेता हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ अपनी चारों तरफ बनी दीवार को अपने जादू से और ऊंचा कर लेता है। लेकिन दुष्ट जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, जादुई पेड़ अब तो मुझसे नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए जादूगरनी जैसे ही उस पेड़ को काटने लगती है, तभी वहाँ अचानक हिना जलती हुई मशाल लेकर आ पहुँची और बोली, खबरदार, अगर तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। हिना की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसते हुए बोली, तू मुझे भस्म करेगी? बेवकूफ लड़की, लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मुझसे मुकाबला करेगी? ये कहते हुए जादूगरनी कुल्हाड़ी लेकर हिना की तरफ बढ़ी। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। हिना के हाथों में जलती हुई मशाल बुझ गई। अरे नहीं, मेरी मशाल बुझ गई। अब मैं क्या करूं? जलती हुई मशाल से मुकाबला करने चली थी, अब तो वो भी बुझ गया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी लड़की। पहले मैं तुझे ही मारूंगी, उसके बाद इस पेड़ की बारी। इतना कहकर जादूगरनी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई थी, जिस वजह से जादूगरनी का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। मौका पाकर हिना उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उसके बाद हिना उस कुल्हाड़ी से जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर डाला लड़की? हाय मर गई। ये तूने अच्छा नहीं किया। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ ही काटे हैं। अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तेरी नाक भी काट डालूंगी। फिर तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? हिना की बात सुनकर दुष्ट जादूगरनी डरकर वहाँ से भाग गई। वही जादुई पेड़ हिना का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम जितना चाहे जादुई लिपस्टिक ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर हिना बहुत खुश हो गई। फिर वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई लिपस्टिक लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर उसने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई। जादुई लिपस्टिक लगाते ही वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखने लगी। अपनी बेटी को इतना सुंदर देख हिना के माता पिता मन ही मन बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद हिना के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। उसके बाद हिना की शादी उसके माता पिता बड़ी धूमधाम से करते हैं। फिर हिना अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है रामनगरी की, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थी। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे देता था। उन्हीं में से एक थी खुशबू। खुशबू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि अपनी चाची
और चाचा के साथ रहा करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी जिसका नाम प्रियंका था। खुशबू की चाची और प्रियंका दोनों खुशबू से घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि खुशबू एक अनाथ लड़की थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। उसकी चाची और प्रियंका उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। घर का सारा काम करवाना और साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी उसे रोज रोज बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी थी। खुशबू घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी चाची उससे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ, आखिर मेरा सर दबा दे, दर्द के मारे फटा जा रहा है। लेकिन ये है कि परवाह ही नहीं है इसे मेरी। चाची जी, मैं खाना खा रही थी। खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर चले गए। एक मैं ही थी दयालु जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा खाना पीना और कपड़े वगैरह सब मेरे एहसान की वजह से है, वरना कहीं भीख मांग रही होती। चाची, मैं अभी दबा देती हूँ आपका सर। इतना बोलकर खुशबू अपनी चाची का सर दबाने लगती है। तभी वहाँ प्रियंका आ जाती है और खुशबू से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया काम चोरी करने का मौका। मुझे खाना कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप। दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी गिले शिकवे हैं वो आप मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो दीदी। ओहो, तो इतना बुरा लग रहा है अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर? यहाँ तुझे मुफ्त का खाना मिलता है ना, अब काम करेगी तभी मिलेगा, समझी? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। और हाँ, मम्मी का सर दबाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। खुशबू प्रियंका को खाना देने जाती है। खाना देने के बाद खुशबू अपनी चाची के कमरे में जाती है और उनका सर दबाने के बाद खुशबू अपनी बहन प्रियंका के कमरे में जाती है। फिर उसकी सेवा पानी करने लग जाती है। ऐसे ही खुशबू की जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। कुछ दिनों बाद रामनगरी के राजकुमार एक घोषणा जारी करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। रामनगरी के 10 वर्ष श्रेष्ठ सुंदर लड़कियों को उसमें हिस्सा लेना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे विवाह करेंगे, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब। ये घोषणा सुनते ही रामनगरी की बहुत सी सुंदर लड़कियां इस सुनहरे अवसर के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। उन्हीं में से शामिल थी खुशबू की बहन प्रियंका। ये घोषणा सुनने के बाद खुशबू की चाची अपनी बेटी प्रियंका और खुशबू से कहती है, अरे ओ निकम्मी खुशबू, अब मेरी बेटी प्रियंका की शादी होने वाली है, वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। राजकुमार से? वो भी दीदी की शादी? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना भी होगा तो वो उन 10 लड़कियों में से मेरी बेटी को ही पसंद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं महल जाऊँ तो राजकुमार जी की निगाहें बस मुझ पर ही टिकी रहें। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें और वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दें। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। और हाँ खुशबू, जल्दी से मेरी बेटी के लिए चंदन का उपटन बना दे, उसके चेहरे पर लगाना है ताकि इसके चेहरे की रंगत और निखर जाए। खुशबू प्रियंका के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ निकम्मी, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ, इसे भी उपटन में डाल दे। इसे लगाते ही मेरी बेटी की खूबसूरती और निखर जाएगी। चाची, लेकिन अगर केमिकल डालने से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे अच्छा बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से जलती है। तू तो चाहती ही है कि उसका विवाह राजकुमार से ना हो। उसकी चाची जबरदस्ती उस समय वो केमिकल उस उपटन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद खुशबू अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब प्रियंका अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसके चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं। प्रियंका ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी गुस्से में खुशबू को मारने पीटने लगते हैं। खुशबू रोते हुए छत पर जाती है और आसमान में तारों को देखते हुए उनसे बात करते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी
मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने तो चाची को मना किया था कि इसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही केमिकल डाला और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उन्होंने इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? काश कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजाती और राजकुमार के महल में जाती और राजकुमार मुझे देखते तो मैं अपने आप को कितना खास समझती। इतना बोलकर खुशबू रो ही रही होती है कि तभी आसमान से एक परी आती है जो खुशबू से कहती है, खुशबू, क्या हुआ बेटा? आप कौन हो? मैं परी हूँ और मुझे पता है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। खुशबू परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी जादू से खुशबू को एक जादुई सोने का लहंगा देती है और उससे कहती है, तुम भी राजकुमार के महल में जाना चाहती हो तो तुम इस लहंगे को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएगा क्योंकि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और ये लहंगा पहनने के बाद तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाएगी। और ये एक जादुई लहंगा है, तुम इसे संभाल कर रखना। कभी भी किसी भी बुरे के हाथ में ये लहंगा नहीं आने देना, क्योंकि अगर किसी बुरे ने इस लहंगे का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये उस पर अपना उल्टा जादू कर सकता है जिसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस लहंगे को बुरे लोगों से बचा कर रखना। परी लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो शुभ दिन आ जाता है जब रामनगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियाँ राजकुमार के महल में आ जाती हैं और वहाँ हिस्सा ले लेती हैं। राजकुमार बारी बारी सभी लड़कियों के साथ डांस करता है, बातचीत करता है, पर राजकुमार को कोई भी लड़की उसके टाइप की नहीं लगती। थोड़ी देर बाद खुशबू जादुई लहंगा पहनकर महल में आ जाती है। जैसे ही राजकुमार की नजर खुशबू पर पड़ती है, वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर हाथ पर किस करता है। फिर उसे अपने सिंहासन पर लेकर जाता है और जयमाला लेकर खुशबू के गले में डाल देता है, जिसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। रानी जलपरी की शादी। समुद्रलोक में रानी जलपरी अलीशा की शादी की तैयारियां हो रही थी। रानी जलपरी अलीशा की शादी मत्स्य लोक के राजकुमार शौर्य के साथ होने जा रही थी। आज हमारी रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य की शादी के साथ ही हमारा समुद्रलोक और भी ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न हो जाएगा। रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य की जादुई शक्तियों के मिलन से समुद्रलोक की सीमाएं और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तब कोई भी दुष्ट हमारे समुद्रलोक में आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पूरा समुद्रलोक बहुत खुश था। अलीशा जलपरी और राजकुमार शौर्य का मिलन पहले से ही तय था, पर ये इतना आसान भी नहीं था। शादी की सारी रस्में पूरी होने से पहले ही एक शैतान जादूगरनी वहां आ पहुंची और अपनी काली शक्तियों से सभी जलपरियों पर हमला करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे समुद्रलोक में घुसने की? इतना कहकर रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही शैतान जादूगरनी ने अपने जादू से उन दोनों को गुड्डा और गुड़िया में बदल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये तूने क्या किया? दुष्ट जादूगरनी, हमारी जलपरी और राजकुमार शौर्य के साथ इन्हें वापस पहले जैसा कर दो। अब ये दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती, और इनकी शादी तो अब होने से रही। अब ये दोनों मेरे आगे कमजोर है। इन दोनों की शादी को कोई नहीं रोक सकता, इनकी शादी होकर रहेगी। तू क्या, कोई भी इस लिखे को मिटा नहीं सकता। मैंने सब कुछ बदल दिया, अब ये दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, और अब से मैं इस समुद्रलोक की रानी हूँ। फिर वो दुष्ट जादूगरनी वो दोनों गुड्डा और गुड़िया को अपने जादू से पृथ्वी लोक भेज देती है, वो भी एक दूसरे से बहुत दूर। दुष्ट जादूगरनी समुद्रलोक में कब्जा कर लेती है। तभी कुछ जादुई जलपरियां उस दुष्ट जादूगरनी की नजरों से बचकर अपनी रानी जलपरी जो गुड़िया बन चुकी थी, वो भी इंसानों की दुनिया में जा पहुँची। वो गुड़िया एक छोटी सी बच्ची दिया को मिली।
दिया जादुई जलपरी भी अपना भेष बदलकर रानी जलपरी की सुरक्षा करने के लिए दिया के घर जा पहुँची। जादुई जलपरियां रानी जलपरी को उस गुड़िया के रूप से आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। रानी जलपरी गुड़िया के रूप में जब चाहे जादुई जलपरियों से बातें कर सकती थी, लेकिन इसके अलावा वो कोई जादू नहीं कर सकती थी। एक दिन दिया अपनी गुड़िया के संग खेल रही थी, तभी उसकी सहेली रानी उसके घर आई। अरे वाह दिया, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही, आखिर गुड़िया किसकी है? ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा गुड्डा भी तुम्हारी गुड़िया से कम नहीं है। लेकिन मैं कैसे मानूं? मैंने तो तुम्हारे गुड्डे को देखा ही नहीं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही वो गुड्डा खरीदा है, मैं उसे अपने साथ लाना भूल गई। मेरा गुड्डा बहुत ही हैंडसम है, मैं तो अपने गुड्डे की शादी भी करने वाली हूँ। क्या तुम अपने गुड्डे की शादी करोगी? हाँ, बस कोई अच्छी सी गुड़िया मिल जाए। रानी, वैसे मुझे भी अपनी गुड़िया की शादी करनी है, क्यों ना मैं अपनी गुड़िया की शादी तुम्हारे गुड्डे के साथ कर दूं? आइडिया तो अच्छा है। दिया, तो फिर ठीक है, कल तू अपनी गुड़िया को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार रखना। कल मेरा गुड्डा घोड़े पर बैठकर तुम्हारी गुड़िया को लेने आएगा। क्या, कल ही? ओह, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। आज ही, समय कम है। चलो ठीक है, मैं मम्मी की हेल्प ले लूंगी। ओके दिया, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे भी तो अपने गुड्डे को तैयार करना है। रात के समय दिया के सो जाने के बाद गुड़िया के रूप में रानी जलपरी कमरे की खिड़की के पास जाकर रोने लगी। तभी वहाँ जादुई जलपरियाँ आई। रानी जलपरी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक हो पाएगा। दिया कल अपनी सहेली रानी के गुड्डे के साथ मेरी शादी करवाने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी शादी तो सिर्फ राजकुमार शौर्य के साथ ही होगी। हाँ, लेकिन राजकुमार शौर्य है कहाँ? हम ये भी तो नहीं जानते। अगर कल दिया ने मेरी शादी। रानी जलपरी, आप चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगले दिन दिया अपनी गुड़िया को दुल्हन की तरह तैयार करती है। कुछ देर में रानी भी अपने गुड्डे को तैयार कर उसके घर आई। अरे रानी, तुम्हारे गुड्डे का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे कैसे दिखेगा, मेरे गुड्डे ने सेहरा जो पहना हुआ है, सुंदर है ना चेहरा? मैंने और मेरी माँ ने बनाया है ये फूलों का चेहरा। चलो अब जल्दी से तुम अपनी गुड़िया को लेकर आओ। दिया अपने गुड़िया को लेकर आ जाती है। जादुई जलपरियां हर हाल में ये शादी रोकना चाहती थी। जैसे ही दिया और रानी ने अपने गुड्डा और गुड़िया को मंडप में रखा, एक जादुई जलपरी ने मंडप के पास रखा जल से भरा कलश अपने जादू से गिरा दिया। कलश से भरा हुआ पानी गुड़िया के कपड़ों पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? मेरे गुड़िया का लहंगा तो पूरा भीग गया। कोई बात नहीं दिया, शादी हो जाने के बाद हम इसके कपड़े बदल देंगे। देखो मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ तुम्हारी गुड़िया के लिए। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। चलो ठीक है, जल्दी से हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दिया और रानी आपस में अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवाने लगती है। ये देख जादुई जलपरियों को बहुत गुस्सा आया। तभी सभी जादुई जलपरियों ने जादू किया और कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं से मंडप का सामान यहाँ वहाँ बिखर गया। ये देख दिया जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपनी गुड़िया को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। रानी भी अपने गुड्डे को वहीं छोड़कर दिया को चुप कराने उसके पीछे जाती है। तभी सारी जादुई जलपरियाँ गुड़िया यानी जलपरी के पास आई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिया को ऐसे रोते हुए देखकर। दिया बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। रानी जलपरी, हमें भी ये सब करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या करते, अभी तो शादी रोकनी थी। अगर ये शादी हो जाती तो? तभी एक आवाज आई, अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आवाज उसे गुड्डे की थी जिससे रानी जलपरी की शादी होने जा रही थी। फिर जैसे ही उस गुड्डे के चेहरे पर से सेहरा गिरा, सभी जादुई जलपरियां चौंक गई, क्योंकि वो गुड्डा कोई और नहीं राजकुमार शौर्य ही था। राजकुमार शौर्य को देखते ही रानी जलपरी भी बहुत खुश हुई। राजकुमार आप? मैंने और मेरी जादुई जलपरियों ने आपको बहुत ढूंढा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी समय से मैं खिलौने की दुकान पर था,
फिर कुछ दिन पहले ही मुझे रानी ने वहाँ से खरीद लिया। तब से मैं रानी के पास ही था। फिर कल जैसे ही उसने मेरी शादी की बात की, मैं बहुत ही घबरा गया था। मैंने शादी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी को रोक नहीं पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शादी मेरे सपनों की रानी से हो रही है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि उस दुष्ट जादूगरनी को इस बारे में पता चले, अब दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इतना कहकर जलपरियां कमरे का बिखरा हुआ सारा सामान ठीक कर देती है। तभी रानी और दिया भी कमरे के अंदर आ जाती है। दिया, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हो। चल अब जल्दी से कमरे का बिखरा हुआ सारा सामान ठीक कर देते हैं और फिर अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवाते हैं। लेकिन रानी, यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। अरे हाँ, लगता है तेरी मम्मी ने कमरा ठीक कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने तुझे रोते हुए देखा था। चल अब देर नहीं करते हैं। उसके बाद रानी और दिया खुशी खुशी अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवा देते हैं। शादी होते ही कमरे में तेज रोशनी हुई। फिर जलपरियां अपने जादू से दिया और रानी को कुछ देर के लिए बेहोश कर देती है। उस रोशनी के साथ ही रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य उस गुड्डा गुड़िया की कैद से आजाद हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिया को छोड़कर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। राजकुमार अपने जादू से बिल्कुल वैसा ही गुड्डा गुड़िया बना देता है जो दिया और रानी के पास थे। हम यहाँ भी रहेंगे और समुद्र लोक में भी रहेंगे। हम जब चाहे गुड्डा और गुड़िया में समाकर रानी और दिया के संग खेलने आएंगे। राजकुमार की बात सुनकर रानी जलपरी खुश हो गई। फिर सभी समुद्र लोक जाने के लिए वहाँ से अदृश्य हो गए। तभी रानी और दिया को भी होश आ गया। वो दोनों अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ समुद्र लोक पहुँचते ही रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाने से अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। दुष्ट जादूगरनी उनके सामने टिक नहीं पाती और हार मानकर हमेशा के लिए समुद्र लोक छोड़कर चली गई। उसके बाद पूरे समुद्र लोक में रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य की शादी के खुशी में जश्न मनाया गया। रानी जलपरी अपने सपनों के राजकुमार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।